हेलो फ्रेंड्स, आशीष बैलू जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ये टॉपिक क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 6th चैप्टर यानी कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 7th पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग सारा वीडियो देख पाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए से नए वीडियो का अपडेट्स पहले ही क्षण में मिल सके। मैं आशीष कुमार दास, स्टूडेंट ऑफ एमएससी एनिमल बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट विल यू लर्न टुडे? We will see what is human genome project, that is what is the project, what is the aim and objective, why it is essential, all these things. We will also see what are the goals, यानी कि उसको मतलब जो हम करने वाले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया जाता है उसका क्या क्या गोल है, क्यों किया जाता है। देन व्हाट आर द स्टेप्स, यानी कि वेरियस स्टेप्स जो प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। देन वी विल सी एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन, so how it is useful and other future challenges associated with human genome project. So let's start. यानी कि हमारा जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए आप लोग जानते हैं डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। जो कि है बेस पेयर यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स रहता है उसमें। द सीक्वेंस ऑफ बेस डिटरमाइन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो प्रोटीन बनने वाला है, यानी कि जो डीएनए से आरएनए बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये सब वीडियो हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं और लिंक आपको अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ बेस डिटरमाइन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करेगा। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस, यानी कि एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि वो जेनेटिकली कैसे वो मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कैसे उसका जीनोम ऑर्गेनाइज्ड है, वो सब डिपेंड करेगा आपका इन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि द डीएनए सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर, यानी कि अगर दो व्यक्ति डिफर कर रहे हैं, एक का मतलब ठान चलने का स्टाइल ये सब एक से दूसरा है यानी कि अलग है, द डीएनए सीक्वेंस ऑल्सो मस्ट बी डिफरेंट। ओके, यानी कि वो अगर सिबलिंग्स भी हैं और अगर थोड़ा सा डिफरेंसेस है उनमें, सबके पास डिफरेंसेस रहता है, तो वो लोग ऑब्वियसली अपना डीएनए सीक्वेंस में कुछ डिफरेंसेस होगा, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, यानी कि पूरा अलग नहीं होने से भी थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं पे तो डिफरेंसेस होगा डीएनए सीक्वेंस में। दिस एजम्पशन, यानी कि ये जो एजम्पशन साइंटिस्ट लोगों ने एज्यूम किया था, दिस लीड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, यानी कि कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का खोज, यानी कि क्वेस्ट मतलब उसको एक काम को कंप्लीट करने के लिए जो मतलब होता है आपका जो जज्बा टाइप का। द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। व्हिच assumption लीड, दैट इज if some individual are differing, they must be having some differences in their DNA sequence, at least at some places. With the establishment of genetic engineering, यानी कि genetic engineering established होने के बाद ये पॉसिबल हुआ कि आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से, एक इंडिविजुअल से हम लोग कोई भी एक डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, सेल से निकाल के लेबोरेटरी में आइसोलेट कर सकते हैं और उसको क्लोन कर सकते हैं। क्लोन मतलब उसका मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स एंड डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस। जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया तो क्या हुआ, वेरियस टेक्निक्स आर देयर टू डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंसेस, and this ambitious project, the ambitious project of sequencing the human genome was launched in 1990. You have to remember the year 1990 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। एजम्पशन क्या था? एजम्पशन था कि अगर दो इंडिविजुअल वेरी कर रहे हैं तो उनका डीएनए सीक्वेंस में भी डिफरेंसेस होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाई दिस इज कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट? मेगा नाम से पता चल गया बहुत बड़ा। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट। क्यों किया जाता है मेगा प्रोजेक्ट, यानी कि क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है, चलिए देखते हैं। द ह्यूमन जीनोम इज हैविंग 3 × 10⁹ बेस पेयर, जैसे कि हम लोग पहले से देख चुके हैं। ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में ये रहता है आपका 3 × 10⁹ बेस पेयर। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड $3 पर बेस पेयर, यानी कि एक बेस पेयर को आपको सीक्वेंस करने के लिए चाहिए
3 US डॉलर। US डॉलर मतलब लगभग 60 to 65 इंडियन रुपीज। सो द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा आपका, देखिए। सो 3 × 10⁹, सो 9 बिलियन US डॉलर हो जाएगा आपका कॉस्ट। यानी कि एक बेस्पेयर के लिए अगर 3 मिलियन डॉलर चाहिए, सॉरी 3 US डॉलर चाहिए, अमेरिकन US डॉलर चाहिए, सो इसे 9 बिलियन डॉलर का जरूरत पड़ेगा। ओके, सो फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वर टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, आप चाहते हैं उसको बुक के जैसे मतलब स्टोर करके रखें, यानी कि बुक में जैसे प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन रहता है, हम कभी भी बुक को निकाल को पढ़ सकते हैं, ठीक उसी तरह आपने भी चाहा कि आप लोग मतलब उसको डीएनए सीक्वेंस को बुक के तौर पर रखेंगे। सो ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 1000 लेटर, सो दिस इज ओनली एजम्पशन। सो एक बुक में 1000 लेटर होगा एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस। सो ऐसे अगर हम एक मतलब एक किताब बनाएंगे 1000 पेज वाला, और एक पेज में आपका रहेगा 1000 लेटर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे 3300 बुक चाहिए। सो यहाँ से आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सो 3300 इज ए वेरी ह्यूज नंबर जब आप बुक नंबर कंसिडर कर रहे हैं। सो सच बुक शुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन, दैट्स दिस इज कॉल्ड एज ए मेगा प्रोजेक्ट एंड दैट टू फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल। सिंगल ह्यूमन सेल के लिए इतना चाहिए, अगर आप सारे सेल के लिए जाएंगे तो प्रोसेस और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक्सपेंसिव होगा, एट्सेट्रा। So the enormous amount of the data expected to be generated necessitated the use of high speed computational devices। यानी कि इतना जो डाटा आपको मिल रहा है, यानी कि आपको मान लीजिए बुक के हिसाब से अगर आप लोग उसको स्टोर करना चाहेंगे तो 3300, सो उतना डाटा को हैंडल करना मैन्युअली इज नॉट ए जोक, और आप बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन आया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एप्लीकेशन आया, और किसके लिए आया, डाटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीवल और एनालिसिस करने के लिए। सो डाटा स्टोरेज मतलब उसको आप स्टोर करके रखेंगे, रिट्रीवल मतलब जब आपको चाहिए आप डाटा को यूज कर सकते हैं, और उसको एनालिसिस कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो AGP was closely related with the rapid development of a new branch that is bioinformatics। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि एसोसिएटेड है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ, और ये डील करता है कैसे हम लोग ह्यूमन डीएनए का जो सीक्वेंसेस है उसको हम लोग स्टोर करके रख पाएँ। सो साइड में आपके लिए एक डायग्राम विजुअल है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल है, उसका सेल के अंदर एक सेल में गए हम लोग, ये क्रोमोजोम है आपका, ये डीएनए सीक्वेंस है, यानी कि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। फिर आपका कंप्यूटर में कैसे स्टोर करके रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, मतलब सिंपली दिस इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो आप सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर यू कैन सी इन द कंप्यूटर स्क्रीन। सो व्हाट आर द गोल्स, यानी कि इसका क्या क्या गोल है, यानी कि किस किस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सो इसका जो गोल्स है पॉइंट वाइज देखते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स सब हाईलाइट किया हुआ है रेड में। सो आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली all the that is the it will identify approximately that is 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, यानी कि ह्यूमन डीएनए में जो 20,000 से 25,000 जीन है सबको आइडेंटिफाई करना। देन डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स, यानी कि जो 3 बिलियन बेस पेयर हम लोग देखे एक सेल में, उसका सीक्वेंस यानी कि इसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि ATGC, प्यूरिन, पिरिमिडिन कंपोजिशन, द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सब देखना है। देन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस मतलब कोई एक वेल प्लान्ड वे में उसको स्टोर कर रखेंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा यू कैन से। जैसे कि हर एक कंपनीज ये सब का वेबसाइट रहता है, वेबसाइट में वो लोग डाटाबेस रखते हैं, अपना सारा जो एक्सपेंडिचर हुआ, टर्नओवर हुआ, उसका स्टोर करके वो लोग रखते हैं डाटाबेस दिस। और आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि आर्कीव्स, जो नेशनल आर्कीव्स रहता है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन, ऐसे डाटाबेस आप एज्यूम कर सकते हैं। सो इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, यानी कि जो डाटा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर से कर रहे हैं और मॉनिटर से कर रहे हैं, उसके लिए नए नए टूल, यानी कि लेबोरेटरी में कैसे ये प्रोसेस इजीली हो सकता है, इजीली कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जा सकता है, उसके साथ डील करता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स, यानी कि जैसे कि इंडस्ट्री हो गया। सो वो सब टेक्नोलॉजी जो हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, हमको जो सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सो दैट इंफॉर्मेशन, दैट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दैट बेस पेयर सीक्वेंस, और उससे जो एमिनो एसिड बनेगा, दैट कैन बी यूजफुल फॉर अदर बायो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। जैसे कि मान लीजिए आप डेयरी इंडस्ट्री में अगर आप जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो उसी तरह
अगर हम लोग काव का डीएनए सीक्वेंस को मैनिपुलेट करके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, सो इट विल बी ए ग्रेट हेल्प फॉर आवर फार्मर्स ऑल्सो. सो अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्री. देन एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज. सो कोई भी चीज़ का इथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज रहता है. इथिकल हो गया मतलब नैतिकता, यानी कि नैतिक रूप से व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, यानी कि कोई एक प्रोसेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सो वो सब हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका इथिकल इशूज में आएगा. लीगल मतलब हमारा जो देश का जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से ये, आइन के हिसाब से ये वैलिड है कि नहीं, आइन के हिसाब से, आइन कानून के हिसाब से ये वैध है कि नहीं, ये सब देखा जाता है. देन सोशल इशू यानी कि सामाजिक, यानी कि हमारा सामाजिक में जो बहुत सारा मतलब डिफरेंट पीपुल विल टेक द थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग अंदाजा रहता है. सो सोशली ये एक्सेप्टेबल कैसे होगा, ये सब भी डील करता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. Then overview. So the Human Genome Project was 13-year project coordinated by the US Department of Energy and the National Institute of Health. So you have to remember this, Department of Energy, US Department of Energy and the National Institute of Health. During the early years, Wellcome Trust, यानी कि एक ट्रस्ट का नाम है यूनाइटेड किंगडम का, वेलकम ट्रस्ट बिकम द मेजर पार्टनर. सो मेजर पार्टनर था ये. एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑल्सो कम फ्रॉम अदर कंट्री लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, उधर. सो जैसे कि मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है. सो इट रिक्वायर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल. सो पहले कोऑर्डिनेटेड हुआ था 13-year लॉन्ग प्रोजेक्ट 1990 में जो शुरू हुआ. सो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट एज द मेजर पार्टनर. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स. एंड द जापान, फ्रांस, these are the partners, or you can say the additional contribution and additional contributors. The project was completed in 2003. So it started in 1990 and completed in 2003. So this was a 13-year long project. Okay. So variation among the individual can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands of diseases that affected human beings. So जैसे कि आप लोग जानते हैं, पैथोजन हमारा बॉडी में इन्वेट करता है. हमारा जो जेनेटिक कंपोजिशन है, जो जेनेटिक मेकअप है, दैट ऑल्सो आइदर प्रिवेंट द पैथोजन और इट मे एलो द पैथोजन टू मोर एंड मोर इम्पैक्ट. सो हमारा जीन जो है, जीन बहुत सारे टाइम हमेशा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिजीज. यानी कि कोई, मान लीजिए कैंसर सेल में कैसे डिजीज हो रहा है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, यानी कि कैंसर कैसे होता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर जेनेटिक सीक्वेंसेस. नंबर ऑफ डिजीजेस दैट डिपेंड्स अपॉन आवर जेनेटिक सीक्वेंसेस. सो अगर हमको नॉलेज मिल जाएगा जेनेटिक सीक्वेंस का, सो वी कैन लीड टू न्यू वेज टू डायग्नोज. सो डायग्नोसिस कर सकते हैं नए माध्यम के द्वारा, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट, यानी कि प्रिवेंट मतलब वो डिजीज होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द मैनिपुलेशन ऑफ द जीनोमिक सीक्वेंसेस. सो बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन बायोलॉजी, यानी कि ये तो हेल्प करता ही है हमको ह्यूमन बायोलॉजी को समझने में, कैसे हमारा डीएनए सीक्वेंसेस कंट्रीब्यूट करता है हमारा डिफरेंट बॉडी फंक्शन में, डिफरेंट डिजीजेस का जो डिजीज होने में. सो इट ऑल्सो दैट ह्यूमन बायोलॉजी लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म सीक्वेंसेस. सो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस में भी हेल्प कर सकता है, यानी कि ह्यूमन बींग को छोड़ के जो बाकी सब भी ऑर्गेनिज्म है उनका डीएनए सीक्वेंस भी डिटरमाइन करने में ये हमको मदद कर सकता है. एंड इट कैन बी अप्लाइड इन हेल्थ केयर, हमारा मेडिकल साइंस में अप्लाई किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में. सो एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, सो हियर दिस इज ए न्यू टर्म. सो रेमिडिएशन मतलब कोई भी एक प्रोसेस का सोल्यूशन निकालना. सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि हो रहा है आजकल, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारा डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको भी ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब, सो दे एक्ट एज मीन्स रिप्रेजेंटेटिव यू कैन से. सो ये एक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव जैसा, जैसे कि हमारा हो गया आपका ड्रोसोफिला, द फ्रूट फ्लाई, द सिनोरहेप्टेटिस एलिगेंस, योर्स the non-pathogenic nematode, and many numbers are there. Arabidopsis thaliana is also a plant. So they also have been sequenced. So these are the model organism, यानी कि इनको स्टडी करके हम easily we can study and we can determine the base sequences and it can be helpful in various sectors. So the methods involve two approach. What are the two approach? We will see. First approach focused on identifying all the genes that expressed as RNA. So it identify all the genes that expressed as RNA and that is called as express sequence tag. So पहला मेथड है identifying all the genes that are expressed as RNA. This process is called express sequence tag. And the other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome, यानी कि
होल सेट ऑफ जीनोम जो है उसको हम लोग सीक्वेंस करेंगे दैट कंटेंट ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है। सो कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएगा। सो एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन, यानी कि जो डिफरेंट रीजन है हमारा डीएनए सीक्वेंसेस में वो डिफरेंट काम के लिए कोड करता है। सो रीजन्स इन द सीक्वेंस विथ फंक्शंस, यानी कि मान लीजिए कि हमारा स्टोमक सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम, सो उसका जीन होगा जो उसका डीएनए सीक्वेंस जो होगा दैट मस्ट बी ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ दैट एंजाइम। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन, यानी कि सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना और उसका फंक्शन असाइन करना। सो द फ्रैगमेंट्स आर सीक्वेंस यूजिंग द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, यानी कि जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर और उन्होंने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का मतलब ये क्या था, प्रिंसिपल निकाला था और उसके हिसाब से हम लोग सीक्वेंस कर सकते हैं फ्रैगमेंट्स को। बहुत सारे मेथड है, मैक्सम गिलबर्ट मेथड है और भी बहुत सारे मेथड है। सेंगर सीक्वेंसिंग है आपका, देन आपका आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग है, बट आपका सिलेबस में जितना है फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर हुआ था उसके हिसाब से है। सो सेंगर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंसेस इन प्रोटीन्स, यानी कि उन्होंने वो भी मेथड निकाला था जिसके हिसाब से हम लोग एमिनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोटीन का। सो दिस सीक्वेंसेस आर अरेंज बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन इन देम। सो ओवरलैपिंग रीजन इन देम में हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट, यानी कि एक फ्रैगमेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट में ओवरलैप होगा। एंड अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंसेस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। सो ह्यूमनली हम उसको नहीं कर सकते हैं, वी नीड द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, हाई स्पीड मशीन्स टू डू दिस प्रोसेस। सो देयर फॉर स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम क्या है, मतलब डेवलप किया गया है, डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड एंड सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड आर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। उसको एनोट किया गया यानी कि सीक्वेंस का फंक्शन टू ईच क्रोमोसोम। सो द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड ओनली इन द मई 2006, यानी कि क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस कंप्लीट हुआ मई 2006 में। एंड दिस इज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, यानी कि 22 ऑटोसोम और XY। सो अनदर चैलेंजिंग टेक्स्ट आज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप। सो जेनेटिक एंड फिजिकल मैप देना, यानी कि मैपिंग करना क्रोमोसोम का, जैसे कि हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं उसके हिसाब से। सो दिस वाज जनरेटेड, मैपिंग मतलब कौन सा जीन कौन सा पोजीशन में प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करना। देन सो दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मोर देन वन फॉर्म में एडजस्ट करना ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस recognition site and some repetitive DNA sequence called as microsatellites. So how this was done? This was done using the polymorphism of the restriction endonuclease, यानी कि एक restriction endonuclease एक specific site में cut करेगा and the DNA sequence was known as microsatellite. Repetitive DNA sequence called as microsatellite help in this process. So salient feature, what are the features? The human genome contains 3164.7 million nucleotide bases. So these are the numbers. द एवरेज जीन, यानी कि एवरेज जीन में कितना बेसिस होगा आपका 3000 बेसिस होगा, बट साइज वेरी ग्रेटली। फॉर एग्जांपल आपका जो डिस्ट्रोफिन जीन है, ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन, उसमें 2.4 मिलियन बेसिस है। सो नंबर वेरी कर सकता है बट एवरेज 3000 बेस होता है एक जीन में। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड टू बी 30,000, जैसे कि मच लोअर देन द एस्टिमेट लाइक 80,000, 1,40,000 ये सब एस्टिमेट किया गया था, बट एक्चुअली द नंबर ऑफ जीन्स इज अराउंड 30,000। ऑलमोस्ट ऑल, यानी कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम, यानी कि आप कोई दो ऑर्गेनिज्म को कोई दो इंडिविजुअल को ले लीजिए एक स्पेसिस का, सो उसमें सिमिलरिटी रहेगा 99.9%। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। जो आपका 30,000 जीन डिस्कवर्ड है उसमें से 50% का फंक्शन डिस्कवर्ड नहीं हुआ अभी तक। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप वेरी लार्ज पर्सन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, यानी कि ह्यूमन जीनोम में बहुत सारा पर्सन है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। सो रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप वेरी लार्ज जीनोम एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू द लार्ज जीनोम साइज। So repetitive sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times. So repetitive sequence they are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times also. So उसी के हिसाब से moderate repeated, highly repeated ऐसे sequences आता है. So they were thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure. So उन्होंने एक proper function कुछ directly coding function नहीं होने से भी वो लोग chromosome structure, dynamics ये सबको समझने में मदद करते हैं. Evolution may be they may be evolutionary. They are having evolutionary, that is your significance. So chromosome 1 has the least number of gene, that is 2968, and Y has the fewest gene. So chromosome 1 is having the most gene 2968 and Y is having the fewest gene, that is 231.
Scientists have identified about 1.4 million locations where single basis DNA differences, that is your SNPs, single nucleotide polymorphism किया जाता है, protein SNP. So they have identified that there are 1.4 million locations where single basis difference, यानी कि the DNA sequence will vary at a specific site, that is SNP, single nucleotide polymorphism. उधर प्लेसेस में डीएनए सीक्वेंस सेम रहेगा बट एक पोजीशन में डिफरेंट रहेगा. सो दिस इन्फॉर्मेशन प्रोमिजेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन. सो इसी इन्फॉर्मेशन से जो क्रोमोसोम का लोकेशन डिटरमाइन करना, क्रोमोसोम में जीन का लोकेशन डिटरमाइन करना, डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस का, सो ये सब ईजियर हो गया. यानी कि एसएनपी जब से पता चला, हम लोग बेटर वी कैन सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीन्स फॉर डिजीज. सो एप्लीकेशन, द रिसर्च थ्रू द कमिंग decades leading to understanding of biological system. So various research can be done to understand the biological system. Greatest impact of the human genome sequence may be enabling a radically new approach to biological research. यानी कि एक बायोलॉजिकल रिसर्च में एक नया दिशा यानी कि नया डायरेक्शन का शुरुआत हुआ. सो इन द पास्ट रिसर्चर स्टडीड वन और फ्यू जीन, यानी कि पहले से रिसर्चर एक यानी कि 2-3 जीन का ही स्टडी कर रहे थे, बट अभी कंप्लीट थ्रू आउट द सीक्वेंस वी कैन स्टडी. सो वी कैन सिस्टमेटिकली डू इट इन ए मच ब्रॉडर स्केल, यानी कि सारा सीक्वेंस सबको पता है. सो दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन ए जीनोम, फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन ए पर्टिकुलर टिश्यूज और ऑर्गन, यानी कि एक पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन में कितने आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है वो सब स्टडी किया जा सकता है. सो इट विल सेव टाइम. एंड हाउ द टेंस ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ द genes and protein work together in the interconnected. So we can also know how the different genes, proteins, they are working in an intercoordinated manner. So it will orchestrate the chemistry of life. So these are the application, that is the future challenges. Understanding the biological system, it will be easy because we know the whole complete sequences, and it will also helps in identifying all the transcript of a particular tissues, organ or tumor, and how different genes and proteins work together, how they are working in collaboration. So this is the end of the video. Thank you for watching. Thanks for your time. Take care. Bye bye.